एवरीवन वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएसए सीरीज़ के 6th क्लास में, जिसमें हम लोग ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है ना, वो है सेक्शन 39, जो कि ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बात करता है। एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? क्या एक्सपर्ट्स सिर्फ वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज होता है? नहीं, एक्सपर्ट वो हर लोग होता है जो स्किल्ड होते हैं, जिसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल्ड होता है। अगर कोई भी इंसान जो है वो कोई छोटा मोटा काम करता है, वो भले पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर उसके पास उसका स्किल हो तो वो क्या होगा? एक्सपर्ट कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है, उसको ओपिनियन चाहिए किस पे? फॉरेन लॉ पे, ठीक है, और किस पे चाहिए? साइंस पे, आर्ट पे, या फिर किसी भी अदर फील्ड पे, या फिर हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर फिंगर इम्प्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पर्सन स्पेशली स्किल्ड। ये जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन होते हैं ना, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ में ही स्किल्ड हो, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो उनको ही आता है सिर्फ मिट्टी का बर्तन बनाना, उसके अलावा हम लोग जा कर के बनाए लेंगे तो वो नहीं बनेगा। तो वो उसमें स्किल्ड है, तो भले वो अनपढ़ हो लेकिन वो उसमें स्किल्ड है ना, तो वैसे पर्सन को एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो एक्सपर्ट का डेफिनेशन यहाँ पे यही होता है कि जो भी स्पेशली स्किल्ड पर्सन है। तो जब कोर्ट को ऐसा कोई भी लगे कि फॉरेन लॉ का उसको ओपिनियन चाहिए हो, साइंस का, आर्ट का, या फिर किसी भी फील्ड के अंदर कोर्ट को ओपिनियन चाहिए हो, या फिर हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करना हो, फिंगर इम्प्रेशन जो फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना हो, तो वैसे वो फिर एक्सपर्ट के ओपिनियंस लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है फॉरेन लॉ, तो क्यों इंडियन लॉ में क्यों नहीं एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं? क्योंकि इंडियन लॉ, क्योंकि जो जज होते हैं कोर्ट में, कौन सुनवाई सुनता है? जज सुनते हैं। तो ये एग्जम्पशन किया जाता है कि जज को इंडियन लॉ तो पता ही है, इसीलिए इंडियन लॉ का कोई भी ओपिनियन नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडियन लॉ जानते ही हैं जो कोर्ट में है। फॉरेन लॉ में भी वो नहीं जाने, कुछ और फील्ड का चीज़ है तो वो नहीं जाने, तो उसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन चलता है। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डेथ ऑफ ए जो है ना, वो पॉइजन के द्वारा हुआ है, और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ये है कि जो सिम्टम ए को हुआ पॉइजन के बाद, वही जो सिम्टम्स है ना वो पहले भी हो चुका है, ठीक है, बाय द पॉइजन विच ए इज सपोज टू हैव डाइड। तो वो सारे सिम्टम जिससे ए मरा है वो भी रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट बता रहा है कि हाँ, इस जहर से तो ऐसे ही मौत होगी इस वजह से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें और कुछ इलस्ट्रेशन है। इसमें क्लॉज 2 भी है। क्लॉज 2 यहाँ पे क्या कहता है? When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resources। मतलब अगर कोर्ट को ओपिनियन चाहिए ऐसे मैटर्स का जो कहाँ पे स्टोर है, जो स्टोर है या फिर वो ट्रांसमिटेड है कंप्यूटर सोर्सेस में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर है या फिर डिजिटल फॉर्म में स्टोर है, तो जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है ना, जो आईटी एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, आईटी एक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के भी एग्जामिनर्स होते हैं जो बताते हैं कि हाँ, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है ना कि जज को आता हो, जज इतना एडवांस हो कि उसको कंप्यूटर का सारा नॉलेज हो, उसको नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर वो जो है वो एग्जामिनर का ओपिनियन लेगा एज एन एक्सपर्ट, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बेसिकली एक्सप्लेनेशन में कहा है कि जो एग्जामिनर होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, उसको भी एक्सपर्ट मानेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 कहता है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे फैक्ट जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है पर वो रेलेवेंट बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? अगर एक्सपर्ट कह दे कि वो सही है, मतलब अगर एक्सपर्ट उसका जो है ओपिनियन को सपोर्ट या इनकंसिस्टेंट हो जाए, या तो सपोर्ट करे या तो अपोज करे। ये ऐसा हम लोग एक और सेक्शन पढ़े थे ना पहले, कि फैक्ट ऐसे रेलेवेंट नहीं होगा पर बाद में रेलेवेंट बन जाएगा। सेक्शन 9 में पढ़े थे उसी से, कि जो फैक्ट्स है ऐसे तो रेलेवेंट नहीं है पर वो रेलेवेंट बन जाएंगे। क्यों रेलेवेंट बन जाएंगे? क्योंकि उसको सपोर्ट करेगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा वो ओपिनियन ऑफ द फैक्ट एक्सपर्ट से।
जो ओपिनियन एक्सपर्ट ने दिया है, अगर वो उसको सपोर्ट करता है तो वो फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएंगे, या फिर उसको सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल अलग है, तो वो फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएंगे। ये सेक्शन समझ आया। इसका इलस्ट्रेशन देखें कि यहाँ भी क्वेश्चन ये है कि क्या ए की जो मौत है जो पॉइजन से हुई है वो क्या कोई सर्टेन पॉइजन है, कोई सर्टेन जहर है क्या। फैक्ट ये भी है कि और भी जो लोग थे ना जिसको पॉइजन दिया गया है पहले भी, उसको भी वो सेम सिम्टम हुआ है। ठीक है, एक्सपर्ट ने ये अफर्म किया है या फिर डिनाई किया, या तो माना है या तो उसको अपोज किया है। तो ये सारे फैक्ट्स भी, या तो मानने का फैक्ट या अपोज करने का फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट हो गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हम लोग का वो है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। तो ऐसा ओपिनियन जो हैंड राइटिंग और सिग्नेचर का स्पेसिफिकली बात कर रहा है, मतलब कोर्ट को जब ओपिनियन चाहिए, किस पे चाहिए, किसी बंदे के राइटिंग पे चाहिए या फिर किसी के साइन पे चाहिए कि वो कैसा उसका हैंड राइटिंग है, कैसा वो सिग्नेचर करता है, तो वो किसका ओपिनियन लेगा, तो वो ऐसे पर्सन का ओपिनियन लेगा जो उसके हैंड राइटिंग को जानता है। एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, ये एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग का मतलब क्या हुआ, जो उसके हैंड राइटिंग को पहचानता हो, जो जानता हो उसका हैंड राइटिंग कैसा है। तो जो जानता है वो ओपिनियन देगा कि हाँ मुझे तो पता है इसका हैंड राइटिंग कैसा है, तो वो उसके बोले हुए गए जो भी ओपिनियन है उसको रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अब कौन कौन से पर्सन होंगे जो एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन होगा, मतलब जो जानता होगा उसके हैंड राइटिंग को। तो ऐसा पर्सन जो देखा हो उसके हैंड राइटिंग को, ऐसा पर्सन जिसने देखा होगा ऐसे लिखता हो, है ना, और ऐसा पर्सन जो कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो, जो परपोर्टिंग होता है ना कि उसके पास मिला होगा, वो है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स मिला होगा जिसमें कोई पर्टिकुलर इंसान का हैंड राइटिंग लिखा होगा, तो उसने देखा होगा तो उस वजह से वो पहचानता है उसका हैंड राइटिंग क्या है। या फिर ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ है कि कोई अब लेटर्स मान लेते हैं कि किसी को भेजता होगा, रेगुलरली किसी को लेटर्स भेज रहा है, तो वो तो पहचानेगा ना उसको कि उसका हैंड राइटिंग कैसा है। तो वो सारे लोग, मतलब बेसिकली ये है ना कि जो लोग भी किसी के हैंड राइटिंग को या फिर सिग्नेचर को पहचानते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ भी लिख के बता रही हूँ, मैं ऐसे लिख के पढ़ाती हूँ, फैक्ट है या फिर रेलेवेंसी है, ऐसा कुछ भी लिखती हूँ, तो आप लोग मेरा हैंड राइटिंग समझ रहे हो कि मेरा हैंड राइटिंग कैसा है। तो अगर आपसे कोर्ट ये बात पूछेगा कि मेरा हैंड राइटिंग कैसा है, तो आप तो एक्वेंटेड पर्सन में आ जाओगे ना, क्योंकि आपने देखा है मुझे लिखते हुए कि मैं कैसे लिखती हूँ। तो यहाँ तक ये क्लियर हो। इसका इलस्ट्रेशन ना बहुत सिंपल सा है। इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो एक गिवन लेटर है क्या वो ए के हैंड राइटिंग में है, कि ए जो है ना वो मर्चेंट है ईटानगर में, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन है वो ईटानगर में, और बी जो है वो मर्चेंट है कहाँ, बेंगलुरु में। तो जो उसने क्या है वो लेटर भेजता है, बी जो है वो ए को लेटर भेजता है और फिर वो रिसीव भी करता है, ए भी उसको उसका रिप्लाई में लेटर भेजता है। सी जो है वो बी का क्लर्क है जिसका ड्यूटी ये रहता है कि वो एग्जामिन करे फाइल्स वगैरह को जो भी बी के लिए आते हैं। और डी जो है वो ब्रोकर है बी का, ठीक है, उसका एक हैबिट है कि जो भी लेटर्स आते हैं उसको वो सबमिट करता है, ठीक है। तो उसने भी देखा है, ए ने लेटर भेजा होगा तो वो सबमिट कर रहा होगा, तो उसने भी देखा होगा, ठीक है, वो एडवाइजिंग के लिए है। तो जो भी ओपिनियन होता है ना बी का, यहाँ पे तीन लोग हो गए, ए का लेटर अब किसने किसने भेजा, ए ने किसको रिप्लाई किया, बी को रिप्लाई किया, तो बी ने तो पढ़ा ही होगा। सी जो है उसका क्लर्क है वो एग्जामिन करता है तो उसने भी उसका लेटर पढ़ा होगा। और डी जो है उसका ब्रोकर है जो एडवाइजिंग पर्पस के लिए वो देखता है उस लेटर्स को। तो ये तीनों के जो ओपिनियंस हो गए वो रेलेवेंट हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि बी सी और डी ने कभी ए को लिखते हुए नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि उसके लेटर्स रिसीव हुए हैं तो वो रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है सेक्शन 42 है जो बात करता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलेवेंट। अब अगर कोर्ट को कोई पर्टिकुलर कस्टम और राइट्स के बारे में ओपिनियन जानना है कि क्या वो पर्टिकुलर कस्टम और राइट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो किसका ओपिनियन लेगा, तो वो ऐसे पर्सन का ओपिनियन लेगा जो जानता हो कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है या नहीं लेता। अगर कोई पर्टिकुलर गांव है वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कस्टम फॉलो होता है, तो वहाँ के लोग से, जो वहाँ के लोकल पीपल है, उससे पूछा जाएगा क्या ये पर्टिकुलर कस्टम या राइट यहाँ पे
प्रैक्टिस होता है, तो वो अगर बोल देगा कि हाँ यहाँ होता है, तो वो फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल सा है, जो ये बात कहता है कि जो राइट ऑफ विलेजर्स हैं टू यूज़ अ पर्टिकुलर वाटर, एक कुआं है उसमें से कोई पानी विलेजर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं कि नहीं, ये क्या राइट है विलेजर्स के पास। तो ये अगर वहाँ के लोग में कोई कह दिया कि हाँ ये तो राइट है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ओपिनियन एज टू यूसेज टीनेंट एक्सेट्रा व्हेन रिलेवेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपिनियन एज टू यूसेज टीनेंट। यहाँ पे टीनेंट का मतलब ना कैरेक्टर्स की बात कर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन का बात हो रहा है कि जैसे अलग अलग जगह पे अलग टाइप के लोग होते हैं। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में अमेरिकन लोग जो होते हैं बहुत वाइट होते हैं, गोरे होते हैं, लेकिन वही जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो थोड़े ब्लैक होते हैं, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अगर कोर्ट को कोई पर्टिकुलर ओपिनियन चाहिए किस पे, उसके यूसेज या टीनेंट्स पे, बॉडी ऑफ मैन और फैमिली के बारे में कि उसका कैसा, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि हाँ अफ्रीकन लोग तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होते हैं इस तरीके का, या फिर अमेरिकन लोग तो काफ़ी वाइट होते हैं, तो उसका एक बॉडी क्वालिटीज़ बता रहा है। तो वो सारे पे ओपिनियन लेना है, तो कोर्ट जो है क्या करेगा, उस सारा कुछ वो वैलिड होगा, कोर्ट उस पर ओपिनियन ले सकता है कि हाँ उस कैटेगरी के जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं। या फिर अगर किसी वर्ड्स और टर्म्स के बारे में बात हो, इसका आगे लिखा हो, 1 मिनट में दिखाती हूँ। हाँ, या फिर सेकंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन पे ओपिनियन चाहिए कि कोई रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन है तो उसमें, क्योंकि हर रिलीजन में अलग अलग प्रैक्टिस होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, तो उसमें अगर ओपिनियन चाहिए होगा तो वो सारे भी रेलेवेंट फैक्ट होगा। जिस भी इंसान को उसका स्पेशल नॉलेज होगा वो दे सकता है कि हाँ ठीक है। अगर कोई भी वर्ड्स एंड टर्म्स के बात होगा कि जैसे कि हर जगह पे अलग अलग मतलब है, हिंदी में कोई वर्ड का अलग मतलब, वो सेम वर्ड जो है साउथ इंडिया में जो तमिल एंड अदर लैंग्वेज वो सेम वर्ड का अलग मतलब निकल जाता है। तो वो सब का जो जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगा उन सारी चीज़ का, वही उसका ओपिनियन दे सकता है और वो सारे फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो है वो ओपिनियन किस पे है, रिलेशनशिप पे ओपिनियन की बात करता है कि कब रिलेशनशिप पे ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा। मतलब अगर कोर्ट को ओपिनियन बनाना है किसी के रिलेशनशिप पे कि एक पर्सन का दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, तो एक तो उसके कंडक्ट से एक्सप्रेस हो जाएगा। मतलब अगर 2 लोग हैं साथ में जा रहे हैं, 2 लड़का लड़की हैं, लड़की ने अपने सर पे सिंदूर लगाया हुआ है, तो समझ आता है कि ना दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो वो कंडक्ट शो कर रहा है कि हाँ दोनों तो हस्बैंड वाइफ है इसलिए। या तो क्या रिलेशनशिप है ये पता करना है, तो इसमें किसको पता होगा, जिसको उसके बारे में नॉलेज है। अब उसके फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, जिसके पास भी वो स्पेशल नॉलेज है कि हाँ दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, तो फैमिली मेम्बर जान रहे हैं कि हाँ दोनों हस्बैंड वाइफ है या दोनों भाई बहन है या कोई भी रिश्ता है, तो वो कौन बता सकता है, वैसे लोग जिसके पास नॉलेज है, तो वो सारे फैक्ट भी रिलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं। इसमें प्रोवाइडेड दैट में ये बात कहा गया है ना कि ओपिनियन जो है वो सफिशिएंट नहीं है मैरिज को प्रूफ करने के लिए। किस प्रोसीडिंग में, ऐसे तो आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओपिनियन मैरिज को प्रूफ करना डाइवोर्स एक्ट में सफिशिएंट नहीं है। और सेक्शन 82 और 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में भी ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर आपको मैरिज को प्रूफ करना है तो उसमें ओपिनियन सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगा, आपको अलग तरीके से भी प्रूफ करना पड़ेगा। किस में, डाइवोर्स एक्ट में और 82 और 84 BNS में। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन क्या है, इसका इलस्ट्रेशन ये है कि क्या ए और बी मैरिड है। क्वेश्चन ये है फैक्ट एंड इशू कि क्या वो लोग मैरिड है या नहीं है। पर यहाँ पे ये भी है कि उसके फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं ना, जो फ्रेंड्स हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये बात कि उसके फ्रेंड जो हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं, ये बात सफिशिएंट हो जाती है कि हाँ भाई वो हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन में जो बात करता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, अब
जैसे कोई भी ओपिनियन देता है कोई भी पर्सन, एक्सपर्ट जो भी है या स्पेशल नॉलेज है जिसके पास, तो उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं ना, किस बेसिस पे आदमी ओपिनियन दे रहा है। अब इससे पहले का जो सेक्शन था कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो उसका जो ओपिनियन दे रहा है फैमिली मेम्बर, तो उसके पास ग्राउंड्स है ना कि हाँ हमने इनके शादी होते हुए देखा है, या हमने इनके बहुत पुराने दोस्त हैं, हम इनको हमेशा से जानते हैं, इनकी शादी हुई थी, मेरे पास पिक्चर्स देखें। कोई भी ग्राउंड्स होते हैं ना, उस बेसिस पे ओपिनियन दिया जाता है। तो जो भी पर्सन जो ग्राउंड्स पे ओपिनियन दे रहा है, तो उसका जो बेस है वो ग्राउंड्स है, वो सारे भी रेलेवेंट है। जो ओपिनियन दे रहा है वो तो रेलेवेंट है ही, और जो उस ओपिनियन के पीछे के ग्राउंड्स है जिसके आधारित पे वो दे रहा है अपना ओपिनियन, तो वो भी क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे, वो सारे फैक्ट्स भी। समझ आ गया ये। इसका इलस्ट्रेशन ये है कि एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग हिज ओपिनियन। अगर कोई एक्सपर्ट है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो वो ये बता रहा है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए, इसका रिजल्ट ये हुआ, तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो सारा भी रेलेवेंट हो जाएगा। मतलब उसका जो बेसिस है, जो जिस पे वो आधारित है ओपिनियन, जिस पे वो बेस कर रहा है, वो सारा भी क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। और यही होता है ओपिनियंस ग्राउंड्स पे जब रेलेवेंट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ओपिनियन वाला पार्ट कवर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट हो जाएगा। तो कैरेक्टर भी लोगों का रेलेवेंट हो जाता है। यहाँ पे पर्सन के कैरेक्टर के बात कर रही है कि किसी पर्सन का क्या कैरेक्टर है, वो भी रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो कब रेलेवेंट होता है, ये पढ़ने की बात है। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो 46 है, जो बात करता है इन सिविल केसेस कैरेक्टर प्रूफ कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। तो सिविल केसेस में जो कैरेक्टर है पर्सन का ना, वो इररेलेवेंट होता है, ठीक है। कि वो किस कैरेक्टर का है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि कब वो रेलेवेंट हो जाएगा, जब कोर्ट को खुद ही अपीयर हो जाए, खुद ही पता चल जाए उसके कैरेक्टर के बारे में। मतलब वो कोर्ट में खुद ही इस तरीके से बिहेव कर रहा है जिससे कोर्ट को ये समझ आ जाए कि उसका क्या कैरेक्टर है, तो वो फिर रेलेवेंट हो जाएगा। ऐसे सिविल केसेस में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो इररेलेवेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेक्शन 47, जो कि बात करता है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज़ रेलेवेंट। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट हो जाता है कि हाँ ठीक है, कोई केस हो रहा है, वो उसने कुछ क्राइम किया, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसका बहुत इज्जत है समाज में, ये बहुत अच्छा है, ये कभी गलत काम नहीं करता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो रेलेवेंट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है कि नहीं, इसके आगे के सेक्शन में है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है 48, वो ये कहता है कि एविडेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट नहीं होता है। अगर यहाँ पर जो सेक्शंस मेंशन्ड है ना कि 64, 65, 66, 67 से लेकर के 78 तक, ये सारे जो हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, ये सब के केसेस हैं। तो यहाँ पर ये प्रूफ करना कि वो उसका प्रीवियस कैरेक्टर के बारे में बताना या फिर उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना, एविडेंस देना उस पर, बेसिकली ये अलाउड नहीं है। मतलब रेप का, किसी के साथ रेप हुआ, आप ये नहीं कह सकते हो अरे उसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो तो सबको कंसेंट दे देती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन ऑफ कंसेंट होता है ये आपको प्रूफ करना होगा, पर आप ये नहीं दे सकते क्या उसको प्रीवियसली उसने सेक्सुअल एक्टिविटी किया है किसी के साथ, तो ये तो वैसे ही उसका कैरेक्टर ही वैसा है, ये अलाउड ही नहीं है। आप उस पर कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अगर सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्ड रेप, ये सब के जो भी मैटर्स हैं, ये सारे सेक्शंस के, उस पे आप जो है कंसेंट पे अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो आप उसके कैरेक्टर पे एविडेंस नहीं दे सकते हैं। किसके, विक्टिम पे, जिसके साथ वो बीता, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उसका तो कैरेक्टर ही वही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है ये 49, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे ध्यान देना है। ये क्या कहता है सेक्शन कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कि अक्यूज़ के पास का जो अक्यूज़ है वो बैड कैरेक्टर का है, ये इररेलेवेंट है, ठीक है। पर इसका एक एक्सेप्शन है। ऐसा तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये कहना कि उसके बैड कैरेक्टर को प्रूफ करना ये इररेलेवेंट हो जाता है। लेकिन अगर कोई अक्यूज़ी जो है ना, या अक्यूज़ का जो वकील है, वो ये प्रूफ दे रहा है, एविडेंस दे रहा है कि अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तब उसके रिप्लाई में हम लोग दे सकते हैं। एक्सेप्ट इन रिप्लाई, मतलब रिप्लाई में हम लोग दे सकते हैं कि अरे आप अच्छा बोल रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है कि ये बैड कैरेक्टर का इंसान है। तो अगर कोई
अक्यूज़ को ये कह रहा है, अक्यूज़ का वकील हो गया, या अक्यूज़ को कह रहा है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा, वो अपने गुड कैरेक्टर का अगर वो दे रहा है एविडेंस, तो फिर क्या है, बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है, जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, कि ये सेक्शन जो वो अप्लाई नहीं करता है बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन अगर वो खुद ही फैक्ट इन इशू है। अगर किसी का बैड कैरेक्टर ही पे क्वेश्चन है कि क्या उसका अच्छा कैरेक्टर है या बुरा कैरेक्टर है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि तो क्वेश्चन ही उसी पे उठ रहा है ना। और प्रीवियस कन्विक्शन, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, क्या प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो रेलेवेंट है बैड कैरेक्टर के एविडेंस के लिए। तो हाँ, अगर कोई प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है तो वो बैड कैरेक्टर का एविडेंस है और वो रेलेवेंट है, दिया जा सकता है कि हाँ ये तो पहले भी जेल जा चुका है, इससे पहले भी मुकदमा चल चुका है, तो ये चीज़ बिल्कुल रेलेवेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, वो है सेक्शन 50, जो ये कहता है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। ठीक है, सिविल केसेस में, in civil cases, the fact that character of any person is such as to affect the amount of damages which he दो टू रिसीव इज़ रेलिवेंट। मतलब सिविल केसेस में अगर किसी के कैरेक्टर ऐसा है जिसके वजह से किसी को डैमेज हो रहा है, मतलब अगर कोई किसी के कैरेक्टर पे एविडेंस दे दिया और वो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था जिसके वजह से उसको डैमेज हो रहा है, तो वो बात भी रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि सेक्शन 46, 47 एंड 49 में जो वर्ड कैरेक्टर है वो इंक्लूड करता है रेपुटेशन एंड डिपोजिशन दोनों को ही। मतलब एक पर्सन का जो भी रेपुटेशन है, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बहुत अच्छा इंसान है, उसको उस पर केस चला, उसको बैड कैरेक्टर का बोला गया, उसकी वजह से उसका लॉस हो गया, उसकी वजह से उसका रेपुटेशन पे लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट में काफ़ी नामी इंसान था, नामी बिजनेसमैन था, तो उसको लॉस होगा ना, तो वो फैक्ट पे रेलेवेंट बन जाएगा। Except as provided in section 49, evidence may be given only of general reputation and general deposition and not of particular act by which reputation and reputation and disposition has been shown। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो भी एविडेंस है वो जनरल रेपुटेशन और जनरल डिपोजिशन की में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत लॉस हो जाए, ठीक है, उसको डैमेज हो जाए उसके वजह से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो है हमारा 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब है हमारा 3rd चैप्टर जो कि ऑन प्रूफ है, और जिसमें हम लोग फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूफ पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे साथ जुड़िए बेयर एक्ट सीरीज़ में। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आप लोगों को सबका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू एवरीवन।